नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर उत्तम कुमार। हमारे चैनल डॉक्टर उत्तम केयर्स में आपका स्वागत है। पिछली बार हमने इनफर्टिलिटी के ऊपर 2 एपिसोड किए थे, जिसमें हमारे साथ डॉक्टर दीपिका लोगानी थी। डॉक्टर दीपिका लोगानी एक सीनियर स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, जो कई बड़े सरकारी अस्पताल और बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स में काम कर रही हैं और कर चुकी हैं। सरकारी अस्पताल में पहले थी, लेकिन अभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, फोर्टिस जैसे हॉस्पिटल्स में कार्यरत हैं। तो पिछली बार जो हमने एपिसोड किया और एपिसोड के बाद में हमें पता चला कि जो इनफर्टिलिटी से रिलेटेड सवाल जो आए लोगों के, उस इनफर्टिलिटी में अब लोग जानना चाहते हैं कि आगे फर्टिलिटी अगर हो गई है, प्रेगनेंसी हो गई है, तो हम उसको कैसे कंटिन्यू करें और उसमें कैसे हमें पता चलेगा कि वो प्रेग्नेंट हो गए हैं, प्रेगनेंसी में क्या ध्यान रखना है। इसके बारे में आज का कार्यक्रम रहेगा, इस मुद्दे पे चर्चा रहेगी। तो मैं डॉक्टर दीपिका से जानना चाहूंगा कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट हुई है तो उसको कैसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। एक तो सवाल यह है कि प्रेग्नेंट हुई है, प्रेगनेंसी के साथ में इरेगुलर पीरियड भी आते हैं कई बार, तो उसे कई बार कंफ्यूजन होता है कि ये इरेगुलर पीरियड की वजह से है या प्रेगनेंसी की वजह से है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बता दीजिएगा। नमस्कार। बहुत अच्छे सवाल आपने पूछे हैं डॉक्टर उत्तम। यहाँ पे यही है कि अगर आप बिल्कुल ये करेक्टली बोल रहे हैं कि अगर प्रेगनेंसी है किसी को और जिनको रेगुलर पीरियड्स आते हैं, तो सबसे पहले तो प्रेगनेंसी का यही सिम्टम रहता है कि पेशेंट को उनका पीरियड मिस होना, मतलब कि जब अगला पीरियड आना है वो पीरियड नहीं आया, तो वो पेशेंट सस्पेक्ट कर सकते हैं कि शायद प्रेगनेंसी है। लेकिन जो महिलाएं हैं जिनके पीरियड इर्रेगुलर आते हैं, मतलब कि साइकिल आ रहा है 1.5 महीने में, 2 महीने में, इस तरीके का, खैर वो नॉर्मल साइकिल्स तो नहीं माने जाएंगे, लेकिन हाँ कुछ पेशेंट्स हैं जिनके साइकिल्स इरेगुलर आते। अब वो अगर पेशेंट प्रेग्नेंट हो गए हैं तो उनको कैसे पता चलेगा कि वो प्रेग्नेंट है। तो यहाँ पे प्रेगनेंसी, चाहे रेगुलर पीरियड आ रहे हैं और वो स्किप हो गए या इरेगुलर पीरियड आ रहे हैं, तो अगर पेशेंट को कोई भी सस्पिशन हो कि शायद वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं, तो प्रेगनेंसी किट आती है, यूरिन प्रेगनेंसी किट आती है मार्केट में, इजीली अवेलेबल है, कोई प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, केमिस्ट के पास से मिल जाती है। तो पेशेंट उसको लेकर के अपने यूरिन के, उसमें तरीका लिखा भी होता है, यूरिन डाल करके और चेक कर सकते हैं। अगर उसमें 2 लाइन आ रही हैं किट में, विदिन 5 मिनट्स रीड किया जाता है, और 2 लाइन्स आ रही हैं तो पॉजिटिव है प्रेगनेंसी के लिए, और 1 लाइन आ रही है तो नेगेटिव है प्रेगनेंसी के लिए। तो ये एक आसान तरीका है चेक करने के लिए कि और कंफर्म करने के लिए कि प्रेगनेंसी, अर्ली प्रेगनेंसी है या नहीं है। इसके अलावा चाहे पेशेंट के रेगुलर या इरेगुलर साइकिल्स आ रहे हैं, अगर पेशेंट्स को शुरुआत की प्रेगनेंसी में ऐसा कुछ लगे कि उनको उल्टी की जैसे फील हो रहा है, मतलब नोजिया फील हो रहा है, मॉर्निंग सिकनेस जिसे कहते हैं कि सुबह के टाइम पे लगना कि उल्टी आ रही है, या उल्टी की जैसे फीलिंग हो रहा है, कुछ किचन में जाने से पिक्यूलियर स्मेल्स आती हैं, या थोड़ा सा कमजोरी फील हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, तो ये इस तरीके के कुछ अर्ली प्रेगनेंसी के साथ सिम्टम्स जुड़े हुए हैं। तो अगर इस तरह के कोई सिम्टम्स आने लग जाएं, तो भी पेशेंट्स को सस्पेक्ट करना चाहिए कि शायद प्रेगनेंसी हो गई है। तो यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट अगर सोचते हैं कि वो प्रेग्नेंट हैं या हो सकते हैं, तो उनको जल्दी से जल्दी ये चीज़ पिकअप करना चाहिए बाय वे ऑफ टेस्टिंग के प्रेगनेंसी है या नहीं, क्योंकि टेस्ट में अगर पॉजिटिव आएगा तभी तो आप ये सोचेंगे कि प्रेग्नेंट है, और फिर आप डॉक्टर से अर्ली राय लें, जहाँ पे भी आप रहते हैं अपने गायनेकोलॉजिस्ट को। जैसे ही प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आए तभी कंसल्ट करिए फर्स्ट विजिट के लिए। कल मैं ओपीडी में था तो मेरे पास एक लेडी आई जो न्यूली मैरिड थी, उम्र करीब 25 साल। तो वो आई कि उसको जी वोमिटिंग हो रही है और उसे भूख नहीं लग रही है, कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है। तो हमने जब उससे जांच किया और उससे पूछा कि आप क्लास पीरियड कब आया था, तभी हमने क्लिनिक में उसका यूपीटी कराया, यूरिन टेस्ट कराया, तो प्रेग्नेंट थी। अब मुझे बड़ा हैरानी हुई कि ऐसे इस लेडी को पता क्यों नहीं चला कि वो प्रेग्नेंट हो सकती है। उसे लगा कि मेरे को उल्टी आ रही है और मेरा जी मचला रहा है, डॉक्टर से दवाई ले लूं। अगर हम उस बात को इग्नोर कर देते
कि नॉर्मली आई है और हम उसकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री नहीं लेते और उसको जो सिम्टम आ रहे हैं हम उसको उल्टी की गोली देके भेज सकते थे कि आपको उल्टी की गोली ये लो, जाओ ठीक हो जाएगा। तो ऐसे कई बार केसेस हो जाते हैं कि आप मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री नहीं ले रहे हो पेशेंट की, पेशेंट को खुद भी अवेयरनेस नहीं है, नॉलेज नहीं है कि प्रेगनेंसी हुई है तो उसके सिम्टम इस तरह के होंगे और मुझे जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर को वो दिखाने आई लेकिन वो उल्टी के लिए आई और मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री जब तक आप पूछो नहीं पेशेंट से तो वो बताती नहीं है। करेक्ट। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है। अब इस विषय पे मुझे लगा कि हमें इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए ताकि लोगों में अवेयरनेस आए, लोगों को पता चले कि अब प्रेगनेंसी अगर हो गई है तो ये सिम्टम होते हैं। तो इस बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी है वो कितने दिन का होता है और कब से शुरू होके कब तक जाता है? तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं इनको एक एक करके बताती हूँ। इसमें सबसे पहला वाला क्वेश्चन सबसे एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, जो अभी आपने बोला कि पेशेंट को पता ही नहीं था कि वो प्रेग्नेंट हो भी सकती है और वो जैसे अर्ली मैरिज है तो इतना ध्यान ही नहीं रखा कि शायद प्रेगनेंसी हो, तो उनको जब वॉमिटिंग आई तो वो आपके पास आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे आपने बहुत समझदारी करी कि आपने पेशेंट से उनकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री पूछी। आमतौर पे होता क्या है कि पेशेंट वॉमिटिंग के साथ कई दफा कमजोरी के साथ, कि कमजोरी आ रही है, चक्कर हो रहे हैं, वीक फील कर रही हूँ, ऐसे करके कंप्लेंट्स के साथ में जनरल प्रैक्टिशनर के पास चली जाती हैं। और वो जनरल प्रैक्टिशनर क्योंकि मेल डॉक्टर बहुत बार होते हैं तो वो कहीं ना कहीं हेजिटेट करते हैं पेशेंट से उनकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री पूछने के लिए। पेशेंट भी नहीं बताता, नहीं डॉक्टर भी नहीं पूछना चाहते क्योंकि उनको लगता है कि मेरे पास वॉमिटिंग या कमजोरी के साथ आई है, मैं ये पूछूंगा तो पेशेंट को शायद लगेगा कि डॉक्टर क्यों पूछ रहे हैं इस तरह का सवाल। हाँ, कुछ सोशल टैबू है। करेक्ट। तो डॉक्टर ने, आपने एज अ डॉक्टर आपने बहुत करेक्ट सवाल पूछा, क्योंकि आप सवाल पूछने के बाद इस नतीजे पे पहुंच पाए कि पेशेंट प्रेग्नेंट है। जो आप, और अगर मान लीजिए और भी कोई डॉक्टर इसको सुन रहे हैं हमारे इंटरव्यू को, अगर आप नहीं पूछते एक पेशेंट जो कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की हैं, अगर आप उनसे हिस्ट्री नहीं पूछते, लास्ट मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, और आप प्रेगनेंसी मिस कर जाते हैं, और आप मानिए इस तरह के पेशेंट्स आते हैं हमारे पास में, तो आप नॉर्मली क्या करते, आप उस पेशेंट को उल्टी के लिए दवाई लिख देते, कमजोरी थी तो ना जाने कोई और दवाई लिख देते। पेशेंट कई दफा बोलता है मेरे को वीक फील हो रहा है, हल्का हल्का बुखार भी लग रहा है, कई बार बुखार तो एंटीबायोटिक्स भी लिख देते। हाँ, कमजोरी के लिए कई दफा सोचते हैं कि कमजोरी हो रही है, कुछ और थोड़ा पेशेंट बताता है, एक्सरे भी करवा लेते, आते हैं पेशेंट ये सब करते हैं। ये तो बहुत अब आप सोचिए कि ये सारी चीजें कराते हुए फिर फाइनली गायनेकोलॉजिस्ट के पास पहुंचते हैं 2 महीने की प्रेगनेंसी, 3 महीने की प्रेगनेंसी लेके, और इतने बड़ा पर्चा लिखा होता है जिसके अंदर एंटीबायोटिक्स 2-3 लिखी होती हैं, एक भी नहीं लिखी होगी, एक्सरे भी कर लिया है और बहुत सारी चीजें और दवाइयां दे दी गई हैं डॉक्टर के द्वारा, जो कि नहीं देनी चाहिए प्रेगनेंसी में। एक चीज, और वैसे भी वो प्रेगनेंसी में ये जो नोजिया, वॉमिटिंग, वीकनेस है, ये तो प्रेगनेंसी की साइंस और सिम्टम्स है, ये तो बीमारी है ही नहीं। कई बार लोग बुखार का भी कहते हैं, बुखार है, उल्टी आ रही है, बिल्कुल पेशेंट की तो हिस्ट्री लेते हुए सतर्क रहना चाहिए। इम्पोर्टेंट ये हिस्ट्री लेते हुए मेंस्ट्रुअल पूछना चाहिए, साइकिल की तरफ ध्यान कम देते हैं। हाँ। क्योंकि सोशल कुछ इश्यूज हैं, लेडी मान जाए उसको कैसा लगे। हाँ। तो कई बार ये चीज मिस हो सकती है। अब इसके बाद में आप हमें ये बताइए कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है वो कितने महीने का, कितने हफ्ते का होता है? तो आप जो ये सवाल पूछ रहे हो, इसमें नॉर्मली जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है ये जिस दिन मेंसेस स्किप हुए हैं वहां से गिनती नहीं करी जाएगी। मतलब प्रेगनेंसी जिस दिन टेस्ट पॉजिटिव आया है वहां से भी गिनती नहीं करी जाएगी। ये गिना जाएगा प्रेगनेंसी की एज, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर गिना जाएगा लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से। लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड क्या हो गया, मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। मान लीजिए किसी पेशेंट को 1 अप्रैल को महीना आया था, मेंसेस आए थे, वो भी मेंसेस की वो स्टार्टिंग डेट है, खत्म करने वाली डेट से नहीं गिना जाता। जिस दिन पहले दिन ब्लीडिंग होती है उसको फर्स्ट डे ऑफ मेंसेस मान लें। वहां से अब अगला महीना आमतौर से पेशेंट को मान लीजिए 1 मई के आसपास आने वाला था, अब 1 मई को उनको महीना नहीं आया। पेशेंट ने 3-4 दिन 5 दिन जैसे ऊपर हो गए, 5-6 तारीख तक मई में मेंसेस नहीं आए, तो पेशेंट ने सस्पेक्ट किया या डॉक्टर ने सस्पेक्ट किया, जैसे आपने करा, आपने यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कराया, वो आ गया पॉजिटिव। अब पेशेंट को आपने बता दिया पेशेंट प्रेग्नेंट है, ठीक है। तो अब ये प्रेगनेंसी कितने दिन की गिनी जाएगी? 1 अप्रैल से गिनी जाएगी। 1 अप्रैल से 1 अप्रैल से। अब अगर पेशेंट ने 6 या 7 मई को प्रेगनेंसी टेस्ट किया है, पॉजिटिव आ गया, तो ये प्रेगनेंसी ऑलरेडी 5 हफ्ते के करीब हो गई है, हो चुकी है। ये इसी तरीके से वर्ल्ड ओवर ऐसे ही गिने जाता है।
तो अब ये प्रेगनेंसी 5 हफ्ते की हो गई है, अब ये पेशेंट प्रेग्नेंट है, अब इनको ऑब्वियसली अगले 1 जून को भी महीना नहीं आएगा, प्रेगनेंसी में महीना नहीं आता। तो अब 1 जून को उनके कितने महीने पूरे हो जाएंगे? 2 पूरे हो गए, तीसरा महीना लग गया। 1 अप्रैल से महीना स्टार्ट हुआ, मतलब 1 अप्रैल से प्रेगनेंसी गिनी गई, 1 मई को के आसपास पता चल गया कि प्रेगनेंसी है क्योंकि मेंसेस नहीं आए। फिर 1 जून को इनके 2 महीने पूरे हो गए और 1 जुलाई को इनके 3 महीने पूरे हो गए। तो ये जो फर्स्ट 3 मंथ्स है इसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं या पहली तिमाही कहते हैं। तो ये 12-13 हफ्ते का, हाँ 12 हफ्ते की अप्रोक्सीमेटली 12 हफ्ते का फर्स्ट 12 हफ्ते की पीरियड जो टाइम पीरियड होता है इसको हम लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं। और ये बहुत ही अर्ली प्रेगनेंसी का जो पीरियड है बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसी से जुड़ा एक सवाल है कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जिसको हम बहुत इंपॉर्टेंट मान रहे हैं, उनका पहला महीना तो टेस्ट करके 5-6 हफ्ते तो निकल गए, उन्होंने जब पता चला तो 5-6 हफ्ते निकल चुके, यानी कि पहले ट्राइमेस्टर का आधा पीरियड तो उन्होंने ये पता करने में ही हो गया कि आज वो प्रेग्नेंट है। अब वो दवाई ले रहे हैं या कुछ, या घर पे अपना लोकल रेमेडी कर रहे हैं, होम रेमेडी, उसके बाद में जब वो जाते हैं तो 8-9 हफ्ते 10 हफ्ते हो चुके होते हैं और मुझे लगता है कि उसके बीच में कुछ टेस्ट की जरूरत होती है जो शायद उस पीरियड से पहले हो जाने चाहिए। तो वो कौन सी इन्वेस्टिगेशन है जो अगर लेट जाते हैं तो मिस कर सकते हैं? सो यहाँ पे ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप बोल रहे हो। तो कोई भी, मैं ये बिल्कुल आपको बताना चाहूंगी, ये कोई भी कपल जो कि मैरिड है और बल्कि प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि शायद प्रेगनेंसी हो सकती है क्योंकि साथ में रह रहे हैं और कोई प्रिकॉशन यूज नहीं कर रहे, तो अगर ऐसे वाले पेशेंट में उनको मेंसेस नहीं आए तो ये सबसे पहले पेशेंट की ही जिम्मेवारी है कि हस्बैंड और वाइफ को सोचना चाहिए कि शायद कहीं प्रेगनेंसी तो नहीं ठहर गई और प्रेगनेंसी टेस्ट करा लीजिए क्योंकि प्रेगनेंसी टेस्ट मार्केट में अवेलेबल है और इजीली पता चल जाएगा। ये इसलिए बोल रही हूँ कि अगर आप कोई दवाई खा रहे हैं जो कि अर्ली प्रेगनेंसी में नहीं खानी चाहिए, ठीक है, बहुत बार स्किन वाले कोई रेमेडी देते हैं, किसी पेशेंट को मान लीजिए एपिलेप्सी है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है जो कि प्रेगनेंसी रिलेटेड नहीं है, पहले से ही है, थायराइड का प्रॉब्लम है, शुगर का प्रॉब्लम है, तो ऐसे वाले पेशेंट ऑलरेडी दवाई खा रहे होंगे। तो ये वाले पेशेंट को या किसी भी पेशेंट को ये सतर्क रहना चाहिए कि अगर मेंसेस नहीं आए तो शायद प्रेगनेंसी हो सकती है, और अगर प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ गई है तो इमीडिएटली गायनेकोलॉजिस्ट जहाँ पे भी रहते हैं उनसे अपॉइंटमेंट लेके गायनी से के पास जाएं और उनसे डिस्कस करें कि अर्ली प्रेगनेंसी है उसमें क्या दवाई लेनी चाहिए। तो आप जो भी बोल रहे हैं कि पेशेंट्स कई दफा 8 हफ्ते की प्रेगनेंसी, 10 हफ्ते की प्रेगनेंसी, मतलब 2-2.5 महीने के बाद आते हैं। अब उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज मिस करी है, उन्होंने फोलिक एसिड का टैबलेट लेना मिस करा है। तो गायनी के पास अगर पेशेंट प्रेगनेंसी लेके जाते हैं तो हम सबसे पहले यूज करते हैं, या हम ये जो दवाई स्टार्ट, जो नाम मैंने बताया फोलिक एसिड का, ये विटामिन बी का एक कंपोनेंट है और ये बच्चे की ग्रोथ और स्पेशली बच्चे की ब्रेन की ग्रोथ के लिए एसेंशियल विटामिन है। तो ये हमें एज सून एज पेशेंट प्रेगनेंसी पॉजिटिव लेके आते हैं, मिनिमम हमें रोज की ये एक टैबलेट स्टार्ट करनी होती है। और हम पेशेंट्स को बल्कि बोलते हैं कि अगर आपको आइडिया है कि शायद आप प्रेग्नेंट हो गए या बल्कि आप प्रेगनेंसी प्लान भी कर रहे हैं तो आप फोलिक एसिड का एक टैबलेट तभी से स्टार्ट कर दीजिए। ऐसे तो लोग मल्टीविटामिन अपनी तरफ से बहुत लेते हैं, लेकिन स्पेशली फॉलिक एसिड के बारे में मैम ने बताया कि फॉलिक एसिड की टैबलेट अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या फिर प्रेग्नेंट हो गए हैं तो फॉलिक एसिड की टैबलेट तो आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। और जब आप जाते हैं 6 हफ्ते का पीरियड बीत चुका होता है प्रेगनेंसी को, 6 हफ्ते के बाद में 6 हफ्ते और बचे हैं। करेक्ट। इस बीच में कुछ इन्वेस्टिगेशन, अल्ट्रासाउंड एक शायद 8 वीक 9 वीक्स पे होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बताते हैं, जैसा हमने पढ़ा है जाना है। तो वो 8 वीक पे या 9 वीक पे जो प्रेगनेंसी के लिए अल्ट्रासाउंड कराते हैं वो क्यों जरूरी होता है, क्या वो जरूरी है? बिल्कुल। तो ये अगर पेशेंट डॉक्टर के पास आएंगे, गायनेकोलॉजिस्ट के पास, तो जैसे मैंने बताया कि अगर प्रेगनेंसी कंफर्म्ड हो गई है टेस्ट के द्वारा तो हम फोलिक एसिड का टैबलेट स्टार्ट करेंगे। उसके साथ में कुछ एसेंशियल ब्लड टेस्ट है, मैं अभी आपको उनका नाम बताती हूँ क्योंकि आपने अल्ट्रासाउंड का पूछा तो वो क्वेश्चन में पहले आंसर करती हूँ। लेकिन कुछ ब्लड टेस्ट है जो डॉक्टर फर्स्ट विजिट पे ही लिखते हैं और वो अभी हम डिस्कशन करते हैं। लेकिन क्योंकि आप अल्ट्रासाउंड का पूछ रहे हो तो अल्ट्रासाउंड नॉर्मली हम लोग
6 से 8 हफ्ते की प्रेगनेंसी, मतलब 1.5 से 2 महीना, नॉर्मली मैं तो 2 महीने के आसपास ही पेशेंट्स को पहला अल्ट्रासाउंड लिख के देती हूँ। ये अल्ट्रासाउंड क्यों जरूरी है? ये अल्ट्रासाउंड इसलिए जरूरी है कि हमें पेशेंट का, बच्चे का नॉर्मली फर्स्ट 6 वीक्स 7 वीक्स में बच्चे की हार्ट बीट बन जाती है। ओके। तो बच्चे की धड़कन अल्ट्रासाउंड वाले 6 हफ्ते के आसपास की प्रेगनेंसी में पिकअप कर लेते हैं। अब अगर हार्ट बीट आ गई है, नॉर्मली हम मान के चलते हैं कि ये प्रेगनेंसी वाइबल है और ये प्रेगनेंसी मोस्ट प्रॉब्ली ठीक ठाक आगे चलनी चाहिए। लेकिन कुछ प्रेगनेंसीज इस तरह की हैं जो अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे धड़कन नहीं बनती, यहाँ पे ये वाले पेशेंट्स को अगर हम पहले से बता दें या कुछ हद तक वार्निंग दे दें कि आपकी प्रेगनेंसी लग रहा है कि हेल्दी नहीं है, अल्ट्रासाउंड ही हमें बता दे, तो वो पेशेंट थोड़ा सा शॉक में नहीं जाएंगे बाद में कि उनको एकदम से परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ऐसे वाली प्रेगनेंसी इसका मतलब मिसकैरेज की साइड पे जा रही है। कुछ हद तक कई दफा डॉक्टर्स के पास में इस तरह की रिपोर्ट आती है, तो कई दफा दवाइयों से हम हेल्प कर सकते हैं, लेकिन कई दफा हम दवाइयों से हेल्प नहीं कर सकते, ये इरिवर्सिबल सिचुएशन होती है। तो अल्ट्रासाउंड से एक तो हम उस समय कि ये प्रेगनेंसी वायबल है, मतलब जिंदा है, लाइफ आ गई, ये चीज आएगा, हमें पता चलेगा। अबॉर्ट करना उस समय पे आसान होगा अगर ज्यादा, अगर हाँ खराब हो गई, मान लीजिए जिसको हम मिसकैरेज कहते हैं, अगर प्रेगनेंसी हेल्दी नहीं है तो टाइमली अगर हमें अल्ट्रासाउंड बता देगा तो आज की डेट में हम मेडिसिन से उसको क्लियर आउट कर सकते हैं, अगर अल्ट्रासाउंड हमें क्लियरली बताते कि ये प्रेगनेंसी हेल्दी नहीं है। तो ये एक चीज है जो हमें हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं। और सेकेंडली अल्ट्रासाउंड ये भी बताएगा कि प्रेगनेंसी यूट्रस में लोकेटेड है, जो कि नॉर्मल जगह है प्रेगनेंसी के लिए, लेकिन कुछ पेशेंट्स के अंदर ये प्रेगनेंसी यूट्रस में ना होकर के ट्यूब में या ओवरीज में ठहर सकती है, जो हम कहते हैं नलों में ठहर गई। हाँ जी। अब इस ऐसी प्रेगनेंसी को हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, और ये वाला प्रेगनेंसी जो है नेचुरल जगह पे रुकी नहीं है, तो ये प्रेगनेंसी नॉर्मली अंदर ट्यूब को रप्चर कर सकती है, मतलब उसकी ट्यूब्स फट जाएंगी। तो ये चीज भी अल्ट्रासाउंड अर्ली अल्ट्रासाउंड करने में पता चल जाता है। ये चीज जरूर आपके माध्यम से बताना चाहूंगी कि ये वाला जो अल्ट्रासाउंड है ये उतना एसेंशियल नहीं है, हम लोग करा रहे हैं, सजेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ हद तक कई दफा जैसे आपने बताया कुछ हद तक पेशेंट्स 6 और 8 हफ्ते में नहीं आते। इसके नेक्स्ट वाला अल्ट्रासाउंड जो 3 महीने पे कराया जाता है, जो कि 12 वीक्स, आप समझिए कि जहाँ पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म हो रहा है और बिगिनिंग ऑफ सेकंड ट्राइमेस्टर, बेसिकली 12 हफ्ते के आसपास की प्रेगनेंसी पे जो अल्ट्रासाउंड कराया जाता है वो अल्ट्रासाउंड एसेंशियल है। ठीक है, तो ये आप जो एसेंशियल वाला जो बोल रहे हैं, तो गवर्नमेंट के सोर्सेज भी और हम लोग भी प्रेगनेंसी के अंदर उस अल्ट्रासाउंड को, और जो फिर अभी आगे हम बाद में जब बात करेंगे, जो 5 मंथ्स पे अल्ट्रासाउंड होता है जिसको हम लेवल 2 स्कैन कहते हैं, ये 2 अल्ट्रासाउंड 3 महीने का स्कैन 12 हफ्ते पे, और एक अल्ट्रासाउंड जो 20 हफ्ते पे जिसको लेवल 2 स्कैन कहते हैं, ये 2 स्कैन्स अगर हम कराते हैं पेशेंट का, और पेशेंट करा लें, मिनिमम ये 2 करा लें, तो काफी हद तक बहुत सारी इंफॉर्मेशन अल्ट्रासाउंड के माध्यम से हम गैदर कर सकते हैं। फर्स्ट वाला जो 2 मंथ्स पे हम कराते हैं वो मैंने आपको बताया क्यों कराते हैं। नॉर्मली तो हम बोलते हैं पेशेंट्स को, पेशेंट्स करा ही लेते हैं, लेकिन अगर किसी पेशेंट को मान लीजिए थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और वो पेशेंट बोले डॉक्टर साहब ये वाला कराना है या अगला वाला कराना है, मान लीजिए थोड़ा पैसों का दिक्कत हो, डिले भी कर देते हैं या डिले करते हैं, तो हम फिर पेशेंट को बोलते हैं अगर मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन है तो आप फिर अगर एक स्कैन कराना चाहते हैं तो वो 12 हफ्ते पे कराइए। अब जो आपने बताया कि फर्स्ट अल्ट्रासाउंड 6 to 8 वीक्स और सेकेंड 12 वीक्स, इसके बीच में डॉक्टर बहुत सारे ब्लड टेस्ट लिखते हैं, बहुत सारे, कई बार पेशेंट कहते हैं अरे इतने महंगे ब्लड टेस्ट है, हमारे पास तो गरीब लोग ज्यादा आते हैं कम्युनिटी में, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो टेस्ट कराएं, कितना पैसा लगेगा। तो वो कौन कौन से टेस्ट हैं जो जरूरी हैं और जो हर इंसान को कराने चाहिए? तो आप जो बता रहे हो टेस्ट लिखते हैं, तो और पेशेंट का आप जैसे कह रहे हैं इस तरह के सवाल हमारे पास भी आते हैं कि हम जब टेस्ट लिखते हैं और पेशेंट लैब में जाते हैं तो वो टेस्ट ऐसे 100-200 रुपए के नहीं आते, ये मैं प्राइवेट पेशेंट्स के लिए बोल रही हूँ, वो कुछ हजार में आते हैं, उनके टेस्ट थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। तो ये टेस्ट क्यों कराए जा रहे हैं या हम प्राइवेट प्रैक्टिस में ज्यादा लिख रहे हैं, तो ये एक्चुअली मिथ है या मिसकंसेप्शन है, क्योंकि गवर्नमेंट सेंटर्स में भी ये टेस्ट अवेलेबल हैं, ऑफर हो रहे हैं, और हाँ गवर्नमेंट सेंटर में फ्री ऑफ कॉस्ट भी है। तो किसी भी अगर कोई पेशेंट अफोर्डिंग नहीं है तो अब उनको हम लिस्ट ऑफ टेस्ट दे रहे हैं और वो पेशेंट्स गवर्नमेंट सेंटर में जाके रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में वहाँ ये टेस्ट हो रहे हैं।
तो अब मैं आपको एक एक करके टेस्ट शॉर्ट में बताती हूँ कि कौन से हम टेस्ट करा रहे हैं, उनका मोटा मोटा रीजन क्या है कि हम सिर्फ ऐसे ही करा रहे हैं टेस्ट या वो एक एक टेस्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो और गवर्नमेंट वाले डॉक्टर्स भी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टेस्ट है वो तो जिसको हम CBC कहते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट। उसमें भी जो इम्पोर्टेंट उसका एलिमेंट है वो है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हमें क्या बताता है कि सिस्टम में खून की कमी है या नॉर्मल है। तो नॉर्मली हम पेशेंट्स के अंदर, लेडीज के अंदर प्रेगनेंसी में हम चाहते हैं कि हीमोग्लोबिन की कम से कम मात्रा 12 ग्राम्स हो। 12 ग्राम। हाँ, अब ये जो मैं बता रही हूँ ये हमारा आइडियल सिचुएशन है, लेकिन हम क्या देखते हैं नॉर्मली पेशेंट्स का कि 9, 10, 10.5 ग्राम के आसपास ही रहता है, इससे भी कम मिलता है। गरीब लोग हैं। 50-60% रेट एनीमिया का है यहाँ पे, अनडायग्नोज्ड है, स्टार्टिंग फ्रॉम एनी एज ग्रुप, आप एडोलेसेंट एज ग्रुप ले लें। पर खैर हम इस समय प्रेगनेंसी के पेशेंट्स के लिए डिस्कस कर रहे हैं। तो अनीमिया का इतना हाई रेट है, अगर हम हीमोग्लोबिन टाइम से पता कर लें कि पेशेंट का कम है तो हम उसको इलाज सही टाइम पे स्टार्ट कर पाएंगे और वो पेशेंट आगे प्रेगनेंसी, हेल्दी प्रेगनेंसी, डेवलपमेंट ऑफ बेबी एंड पेशेंट की प्रेगनेंसी में हेल्थ अच्छी रहेगी। ये हो गया आपका एक ब्लड टेस्ट हीमोग्लोबिन का। इसके अंदर हीमोग्लोबिन के अंदर भी बहुत सारे कंपोनेंट है CBC में, लेकिन मोटा मोटा मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि वो फिर बहुत सारी डिटेल्स हो जाएंगी। नेक्स्ट हो गया आपका यूरिन का टेस्ट में हम क्या देखना चाह रहे हैं कि यूरिन में कोई इन्फेक्शन, यूरिन में कोई प्रोटीन्स या शुगर का तो नहीं आ रहा है। तो यूरिन रूटीन और माइक्रोस्कोपिक कल्चर ये सब कराते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई यूरिन में इन्फेक्शन है तो उसको सही टाइम पे ट्रीट किया जाए तो वो अच्छा रहेगा। अगर वो पेशेंट माइल्ड से इन्फेक्शन लेके प्रेगनेंसी में चलती रहेंगी तो वो पेशेंट को परेशानी भी होगी, लेकिन ये माइल्ड इन्फेक्शन उनके बेबी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट टेस्ट। अब आ गया आपका मैं एसेंशियल वाले ही बता रही हूँ, आपका पेशेंट का ब्लड शुगर का टेस्ट करना। शुगर का भी बहुत बार हम लोग एज गायनोकोलॉजिस्ट पहली बार पिकअप करते हैं जब हम टेस्ट कराते हैं, क्योंकि यंग पेशेंट होता है, वो सोचता है मुझे तो शुगर की बीमारी हो ही नहीं सकती। आजकल मैम हम देख रहे हैं कि डायबिटीज के यंग पेशेंट बहुत आ रहे हैं। मैं देखता हूँ कि 30 साल की उम्र में भी लोगों को डायबिटीज हो रहा है। उसका रीजन हमें भी समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक ये इतनी डायबिटीज क्यों बढ़ रही है। खैर ये गवर्नमेंट की गाइडलाइंस और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है उनको थोड़ा सा एड्रेस करें। हाँ बिल्कुल, तो वही आप जैसे बता रहे हैं, ये डायबिटीज और ये शुगर की प्रॉब्लम हम प्रेगनेंसी में कई दफा पहली बार ही नोट करते हैं, क्योंकि उससे पहले पेशेंट ने कभी कोई टेस्ट कराया ही नहीं होता। तो और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस और डायबिटीज का टेस्ट करना, क्या किस तरह से ये टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि ब्लड शुगर का टेस्ट जो है वो फास्टिंग मतलब खाली पेट में और खाना खाने के 2 घंटे के बाद, जिसको हम PP कहते हैं, पोस्ट प्रेंडियल। नॉर्मली एक वो 3 महीने वाला भी कई बार हाँ, या फिर कोई लोग HbA1c जिसे हम 3 मंथ्स का बोलते हैं, ये वाला टेस्ट कराते हैं। तो प्रेगनेंसी के अंदर गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आज की डेट में बोलती हैं कि ये वाले टेस्ट, ऐसा तो नहीं है कि हम कहेंगे गलत रिपोर्ट देते हैं, लेकिन इससे कहीं बेटर एक टेस्ट है, वो सिंगल टेस्ट है और काफी हद तक हमें काफी चीजें बताता है। मैं शॉर्ट में बताती हूँ कि वो टेस्ट है तो शुगर का ही। उसको करने का तरीका ये है कि आपका मार्केट में 100 ग्राम्स ग्लूकोज का पैकेट आता है, ग्लूकॉन डी का, जो हरे कलर का, वो 100 ग्राम्स होता है। उसमें से हमें 75 ग्राम्स मतलब 3/4 लेना है। 1 ग्लास पानी, 1 से 1.5 ग्लास पानी में 300 ml ऑफ वाटर में ये ग्लूकॉन डी हमें घोल लेना है और पेशेंट को पी लेना है। ठीक है, ओवर 5 to 10 मिनट्स 1 ग्लास में इतना पी लिया। अब ये लेने के बाद में नोट कर लेना है कितने बजे पेशेंट ने खत्म कर लिया, पी लिया है पूरा का पूरा वो ग्लास। उसके एग्जैक्टली 2 घंटे के बाद आपको लैब वाले को या तो घर बुलाइए, क्योंकि आजकल ज्यादातर सैंपल घर पे चेक होते हैं, या लैब में जाइए और उनको बोलिए एग्जैक्टली 2 आवर्स में सैंपल लिया जाएगा। टेस्ट वही होगा ब्लड ग्लूकोज का, लेकिन इसको हम बोलते हैं ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। हमने पेशेंट को एक हाई लोड ऑफ शुगर दिया। अब अगर वो पेशेंट को कोई डायबिटीज नहीं है तो नॉर्मली 2 घंटे के बाद हम क्या रिजल्ट देखेंगे, 120 मिलीग्राम/100, 120 या 120 से लेस रिपोर्ट आनी चाहिए। कुल मिला के मीनिंग क्या है कि अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम नहीं है तो आपका बॉडी में कितना भी हम मीठा दे दें
तो आपका बॉडी इस तरह का इक्विलिब्रियम क्रिएट कर देती है कि 2 घंटे में उनका ब्लड शुगर का लेवल 120 से लेस आता है। तो मैम ये खाली पेट करवाना चाहिए? ये हाँ, गवर्नमेंट ने एक्चुअली इसको इतना आसान कर दिया है कि ये भी मिसकंसेप्शन है कि ये टेस्ट खाली पेट में होने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। पेशेंट किसी भी टाइम पे ये मेथड, इसको डिप्सी मेथड कहते हैं, DIPSI, ठीक है, डायबिटिक इंस्टीट्यूशन करके उनका ये मेथड है जो डायबिटीज सोसाइटी ऑफ इंडिया ने बताया है। तो ये इसीलिए बताया कि पेशेंट नॉर्मली डॉक्टर के पास आते हैं और हम बोलते हैं आप ये टेस्ट कराते हुए घर चले जाओ। अब अगर आपने पेशेंट को बोला सुबह खाली पेट आओ, तो बहुत सारे पेशेंट आ ही नहीं पाते या तो वो मिस हो जाता है टेस्ट। तो हम वो एक सिंगल सैंपल में ये सारे जो टेस्ट अभी पहले बताया और अब बताऊंगी इसके आगे, और ये एक वाला टेस्ट साथ ही हो जाता है। तो आप पेशेंट को 75 ग्राम ग्लूकोज दो, 2 घंटा वेट कराओ, बैठे रहते हैं, कई दफा थोड़ा मार्केट में घूम के आ जाते हैं, और फिर आके टेस्ट दिया, एक ही सैंपल में आपने सारे ब्लड टेस्ट कर लिए। तो उसमें आपका, जैसे मैंने बताया, अगर 120 से कम आ रहा है तो आप पेशेंट को बोलते हैं ठीक है, आपको मतलब शुगर का प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर 140 से ऊपर है, हो सकता है आप एज जनरल प्रैक्टिशनर 140 से ऊपर को भी बहुत ज्यादा नहीं इम्पोर्टेंट देते होंगे। प्रेगनेंसी में ये 140 से ऊपर, 140 से ऊपर अगर आ रहा है तो हम बोलते हैं आपको जेस्टेशनल डायबिटीज है। जेस्टेशनल डायबिटीज है मतलब ये प्रेगनेंसी में डायबिटीज का चांस है ही, मतलब चांस नहीं है। ऐसे वाले पेशेंट्स को इमीडिएटली दवाई पे नहीं स्टार्ट किया जाता, पर हमने क्योंकि डायग्नोसिस कर लिया है, ऐसे वाले पेशेंट्स को नॉर्मली 2 हफ्ते की स्ट्रिक्ट डाइट कंट्रोल पे उनको बताते हैं क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, एक्सरसाइज कितनी करनी चाहिए, और फिर 2 हफ्ते के बाद में ये सब करने के बाद में देखा जाता है कि अच्छा अब क्या रिपोर्ट आ रही है और क्या रिपोर्ट में दवाई की कोई जरूरत है या नहीं। अब रह गए वो वाले पेशेंट जो इसके बीच में आ रहे हैं, 120 मिलीग्राम और 140 मिलीग्राम के बीच में। एक्चुअली हम ढूंढ भी नहीं कोई रहे हैं। ये वाले कौन से हैं? ये वाले वो हैं जो कि एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज है, ठीक है, क्योंकि प्रेगनेंसी एक बार होती है तो पेशेंट्स, घर वाले भी और पेशेंट भी मीठा बहुत खाते हैं, उनका दिल करता है खाने के लिए, या घर वाले ही उनको बोलते हैं कि आपको कमजोरी हो रही है, आप रोज ग्लूकोज का पानी मिला के पीजिए, ठीक है, ग्लूकॉन डी, ग्लूकॉन सी, नहीं, वो एनर्जी के लिए एक एनर्जी ड्रिंक ये होती है कि ग्लूकोज पानी में मिला करके 1 ग्लास रोज पीते हैं। कई लोग वो कोल्ड ड्रिंक या जो सिरप, पैक्ड सिरप आते हैं वो भी लेते हैं। तो अब ऐसे वाला पेशेंट जिसका 120 और 140 के बीच में है, ये पेशेंट इज एट हाई रिस्क कि इनको आगे चल करके ये ध्यान नहीं रखेंगे और इस तरीके की चीजें लेंगे जो ज्यादा मीठे हैं, तो ये पेशेंट आगे चल के डायबिटीज में जाने वाले। तो ऐसे वाले पेशेंट्स को हम स्ट्रिक्टली बता के चलते हैं कि आप एट रिस्क हैं, और अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको शुगर की बीमारी आने वाली है प्रेगनेंसी के अंदर। तो वो वाले पेशेंट्स को भी हम टाइम से अगर बता पाएंगे, लाइफस्टाइल अपना मैनेज करें, तो हम प्रिवेंट कर पाएंगे, उनकी प्रॉब्लम प्रिवेंट कर पाएंगे। तो ये हो गया हमारा शुगर का टेस्ट। तो आप देख पा रहे हैं कि शुगर का टेस्ट कितना एसेंशियल है, और ये कब करना चाहिए? फर्स्ट विजिट पे, फर्स्ट जब आ जाए पेशेंट तभी करना है। रीजन कि अगर मान लीजिए जैसे मैंने बताया, उसको अगर डायबिटीज है जो पहली बार यहाँ पे हमें पता चलने वाली है, तो बच्चा तो उस डायबिटीज वाले एनवायरनमेंट में जी रहा है। जैसे आपने बताया 6 वीक्स में आ रहा है पेशेंट, 8 वीक्स में आ रहा है, मैंने उसका उस समय चेक किया और वो शुगर की बीमारी आ गई, तो हमने 4 हफ्ते 8 हफ्ते इतना तो टाइम हम ऑलरेडी पीछे हो गए। आपने भी देखे होंगे क्लिनिक में जो पेशेंट आते हैं, एक लेडी आती थी, शायद आपको याद होगा, जो यंग लड़की थी अराउंड 30, उसको डायबिटीज बहुत हाई था। बिल्कुल, हालांकि वो प्रेग्नेंट नहीं थी, बच्चे हो चुके थे, लेकिन 30 की एज में आपको भी सरप्राइज होता होगा। ये वाला तो आप ये वाले पेशेंट्स देखते हैं, हम कौन से देखते हैं? हम प्रेग्नेंट वाले देखते हैं। दोनों ही पेशेंट्स, अगर पेशेंट को डायबिटीज है तो दवाई और इलाज करना चाहिए, और हमारे लिए और भी जरूरत बहुत ज्यादा है कि हमारे पास विंडो पीरियड कम है, हमें तो उस पेशेंट का ध्यान रखते हुए उसके होने वाले बेबी को भी बचाना है। तो वो अगर बच्चा ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहा है जहाँ पे उसकी मदर को डायबिटीज है, तो वो बच्चे के अंदर अब नॉर्मल फॉर्मेशन, मतलब उनके शरीर के हिस्से जो इस समय ऑर्गन्स बन रहे हैं वो सही से नहीं बनेंगे, ठीक है, हार्ट के डिफेक्ट्स और बहुत सारे डिफेक्ट्स शुगर की बीमारी की वजह से आ सकते हैं। और अगर यहाँ से आगे भी निकले कि बच्चा चलो सही से बना भी है, तो बच्चे के अंदर ग्रोथ की प्रॉब्लम आएंगी, बच्चा ओवरवेट हो सकता है। तो ये सारी चीजों को अगर हम टाइम से पेशेंट के अंदर प्रॉब्लम पिकअप करेंगे, उनको सही टाइम पे एडवाइस देंगे, चाहे डाइट की या दवाई, डिपेंडिंग ऑन कितना रेंज है डायबिटीज का, तो हम ये वाली प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन से मदर को बचा सकेंगे। तो जितना जल्दी पता चलेगा उतना जल्दी हम उनका इलाज कर पाएंगे।
ये हो गया हमारा शुगर का टेस्ट। अब आ गया अगला इंपॉर्टेंट टेस्ट जो आ गया थायराइड का टेस्ट। थायराइड का जी। तो थायराइड का टेस्ट भी नॉर्मली पेशेंट से ही कहते हैं थायराइड की बीमारी तो हमारे को है ही नहीं, ठीक है। और बहुत बार हम लोग एज डॉक्टर्स कराना नहीं चाहते कि अरे क्यों टेस्ट करा रहे हैं, मुझे तो कभी शुगर नहीं है या मुझे तो थायराइड है ही नहीं। अब आप और ये टेस्ट गवर्नमेंट सेंटर्स भी करा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम ढूंढ ढूंढ के बीमारी निकाल रहे हैं या हम एज प्राइवेट प्रैक्टिशनर हैं हम दवाई देना चाह रहे हैं या बीमारी ढूंढना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस भी बोलती है कि आपको हर पेशेंट को यूनिवर्सल स्क्रीनिंग करनी है, डायबिटीज के लिए यूनिवर्सल स्क्रीनिंग करनी है, थायराइड के लिए। और थायराइड का भी मैं आपको बता दूं कि थायराइड की जो रिपोर्ट है, जो एक नॉर्मल पेशेंट, जो नॉर्मल इंसान के लिए जो हम कहते हैं कि 4 साढ़े 4 TSH की बता रही हूँ, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का 5 तक हम नॉर्मल कई दफा कुछ लैब्स के लेके चलते हैं। प्रेगनेंसी में ये नॉर्मल नहीं है। प्रेगनेंसी में आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जो आपने मेरे से अभी बात करी, फर्स्ट 3 मंथ्स में पेशेंट का TSH का लेवल 2.5, दोबारा बता रही हूँ 2.5 या उससे कम होना चाहिए। तो 5, 4, 4.5 प्रेग्नेंट पेशेंट के लिए बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं। और सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर में हो गया 4th, 5th और 6th मंथ प्रेगनेंसी का, और थर्ड ट्राइमेस्टर हो गया 7th, 8th, 9th मतलब टिल डिलीवरी। इसमें TSH की वैल्यू 3 या 3 से कम होनी चाहिए। तो हमारी वैल्यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थायराइड की जो नॉर्मल मानी जाती हैं वो लेस देन जो नॉन प्रेग्नेंट पेशेंट्स के लिए होनी चाहिए। और अगर हमारे पास कोई पेशेंट प्रेगनेंसी में 4 के आसपास भी TSH की वैल्यू लेके आता है, हम इमीडिएटली पेशेंट को थायराइड की दवाई के ऊपर स्टार्ट करते हैं। एल्ट्रोक्सिन, जो थायरोक्सिन है, एल्ट्रोक्सिन नहीं थायरोक्सिन है, जो केमिकल नाम बता रही हूँ, तो इस पे हम इमीडिएटली स्टार्ट करते हैं पेशेंट को। अगेन उसका रीजन यही है कि अगर थायराइड की प्रॉब्लम रहेगी पेशेंट के अंदर, अनडिटेक्टेड रहेगी या डिटेक्ट होने के बाद कई दफा हम दवाई लिखते हैं, पेशेंट दवाई खुद नहीं खाते। इसमें मैम एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि जब वो डॉक्टर हमारे पास आए या किसी जनरल फिजिशियन या किसी के पास जाता है, तो वो कई बार कहता है इतना कम है, आप क्यों खा रहे हो थायराइड की दवा। तो ये डॉक्टरों के लिए भी जरूरी है। ये तभी मैं ये बोल रही हूँ कि गायनेकोलॉजिस्ट को तो पता है कि कितना होना चाहिए, TSH की वैल्यू ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आउट ऑफ प्रेगनेंसी कितनी होनी चाहिए। लेकिन आप जैसे कह रहे हैं, ये अगेन मैं आपके माध्यम से भी बोलना चाहूंगी कि ये बहुत बार हमारे जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं उनको शायद, क्योंकि आप लोग नॉर्मली नॉन प्रेग्नेंट पेशेंट के साथ डील करते हो, तो आप जब वो लैब की रिपोर्ट देखते हो तो आप कहते हो 4.5-5 नॉर्मल है, 5 क्या 5.5 तक भी आप बोलते हो वेट करेंगे, देखेंगे, थोड़ा सा 3-4 महीने वजन कम करके आइए, एक्सरसाइज करिए। तो आपके लिए डिफरेंट चीज है, वही मैंने बताया, हमारे लिए डिफरेंट है। हमें अगले 5-6 महीने का ही टाइम पीरियड है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जिसके अंदर हमें पेशेंट को उसके बेबी को संभाल के रखना है। तो अब ये पेशेंट्स को हमें दवाई देना जरूरी है। थायराइड की लेवल्स को नॉर्मल रेंज में जो प्रेगनेंसी के लिए होनी चाहिए जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते तो बेबी की ग्रोथ में प्रॉब्लम आएगी, बच्चा कमजोर रह जाएगा, बच्चे की ब्रेन की डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आएगी। पेशेंट्स बहुत बार कई दफा होता है कि पेशेंट प्री मैच्योर लेबर में चले जाते हैं, ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो जाती है थायराइड की वजह से। तो ये वाली चीजें देखी गई हैं और हम इसे नहीं मैनेज करें तो आगे चल करके पेशेंट के अंदर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या उनके होने वाले बच्चे भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो दिस इज द रीजन कि हम ये वाला टेस्ट लिख के दे रहे हैं। तो अब आप ये देख पा रहे हैं, अभी तक मैंने सिर्फ आपको 4 ही चीजें बताई, अभी एक बहुत लंबी लिस्ट है और ये चारों टेस्ट की मैंने आपको एक टेस्ट की अलग अलग इंपॉर्टेंस बताई है। उधर जो सुन रहे हैं आई थिंक ये चीज को मान रहे होंगे कि, और मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया कि हम ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं और हम नहीं अगर इनका टाइम से इलाज करते तो उनसे नुकसान क्या होगा। तो इतना तो आई थिंक आप लोग कन्विंस हो गए होंगे कि ये 4 टेस्ट कोई भी डॉक्टर अगर लिख रहा है प्रेग्नेंट लेडी को, तो इनमें से कोई भी टेस्ट ऐसा नहीं है जो नॉन एसेंशियल है कि ना कराएं या वॉलंटरी है कि करा लो या नहीं करा लो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये 4 टेस्ट हो गए। थैंक यू डॉक्टर दीपिका। मुझे लगता है कि ये सेशन बहुत लंबा हो रहा है और शायद दर्शक बोर हो जाएंगे, इसलिए हम चाहेंगे कि इस सेशन को कंटिन्यू करें। आगे इस ट्राइमेस्टर को लेते हुए 2nd, 3rd और आगे डिलीवरी और पोस्ट डिलीवरी केयर, उन सब विषय पे हम धीरे धीरे बात करते जाएंगे और उस विषय पे बार बार हम दर्शकों को ये इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों से निवेदन है कि अगर आपको ये पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें
जिन लोगों को जरूरत है उनको तो जरूर शेयर करें, जो प्रेग्नेंट है या आगे कंटिन्यू प्रेगनेंसी होगी, तो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन रहेगी।